दिल्ली में एक बैटरी फैक्ट्री में सुबह आग लग गई। पैरागढ़ी के उद्योग नगर इलाके में हादसा पेश आया। बैटरी में धमाकों की वजह से आग तेजी से फैल गई। इस हादसे में फायर ब्रिगेड अमले के एक एहलकार की मौत हो गई। इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से 17 अफराद जख्मी हो गए। उनमें फायर ब्रिगेड अमले के दर्जन भर अरकान शामिल है। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी उनका कोई अपडेट नहीं आया है। ये हॉस्पिटल से ही पता लग पाएगा उनकी कंडीशन क्या है। बाकी जब उन्हें यहाँ से निकाला था तो ऑल वर अलाइव। प्रॉपर्टी तो पूरी बिल्डिंग ही डैमेज है। ये अभी पता नहीं लगा क्योंकि अभी बिल्डिंग के अंदर हम एंटर करेंगे, उसके बाद हम सारा सर्च करेंगे कहीं पे फायर तो नहीं है कुछ और, तो उसके बाद पता लगेगा। प्रोबेबली आग तो शॉर्ट सर्किट से ही लगी होगी। नीचे गोडाउन था इनका बैटरीज का, और इसमें बिल्डिंग जो गिरी है वो एक ब्लास्ट हुआ था, वो अभी नहीं पता लगा सिलेंडर था या बैटरी का कोई ब्लास्ट था। उस वजह से बिल्डिंग बहुत वीक हो गई थी और फिर गिर गई। दिल्ली के शाहीन बाग में कई रोज से शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन धरने पर बैठी हैं। धरने की वजह से कालिंदी कुंज का रास्ता जाम हो गया है। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। जाम का कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। क्या करती है सरकार, किस तरह से करती है? बहुत, अब देख रहे हो कितना ट्रैफिक है, ड्यूटी जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले और अब में कितना फर्क है? पहले तो ये रोड खाली रहता था, अब करीब 4 महीने से तो ये हालत है कि जाम कभी खुलता ही नहीं, हमेशा जाम ही रहता है। सारा ट्रैफिक इसी रोड पे आ गया तो सारा जाम रहता है इस रोड पे। तो सोल्यूशन निकालना चाहिए ना इसका, सरकार को कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका। आम पब्लिक परेशान हो रही है इनके चक्कर में, नागरिकता के चक्कर में। और ये लड़ाई जो है ना, ये हम लोगों की लड़ाई किसी हिंदू या किसी कम्युनिटी से नहीं है, ये गवर्नमेंट से लड़ाई है हमारी। जितने मुसलमान है ना, हिंदू तो भाई भाई है, हम सब जितने भी हिंदू भाई हैं सब हम लोग भाई हैं, क्रिश्चियन है सब भाई हैं, लेकिन लड़ाई मेरा किसी कम्युनिटी से नहीं है, लड़ाई गवर्नमेंट से। सरकार नहीं आ रही है, छोड़ दिया गया है। सर्दियों में रोड पर बैकफुट पे जैसे मरो बचो जो करो, अभी तक कोई सरकार से कोई नहीं आया है कि क्या ये मुतालबा है। नहीं, अभी तक कोई हल बड़ी लड़ाई है ऐसा। जब तक कि हमारी मतलब ये जो मांगी पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये रोड बंद ही रहेगा। किसी को भी परेशान करना अच्छी बात कोई है? आप हमें परेशान कर रहे हैं, आप मजे से सो रहे हैं। यहाँ लोग ठंड में बेचारे लेडीज रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, भूखी पड़ी हैं, कोई आग नहीं है। आप लोग एसीओ में पड़े हुए हैं, गर्मी में हीटर चला रखे, इनकी फिक्र नहीं है। ये देश की जनता नहीं है। सरकार को यही चाहिए जो भाईजान बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पे ये लोग जो ठंड में बैठे हैं, ये कोई माँ बहन है, सभी हैं यहाँ पे। इन लोगों को क्या अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ये रोड जाम कर रखा है और लोगों को भी परेशानियाँ हो रही हैं। इनको खुद को भी परेशानियाँ हैं, इनकी खुद की मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं, तो इनको क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि इनके जो भरपेट जो खाना यहाँ पे मिल जाया करता था काम करके, आज ये सारा कारोबार, सारा ऑफिस, सारा ये मार्केट बंद पड़ी हुई है, तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा। जान पे हमला करा है इन लोगों ने सबसे पहले, और दूसरी बात जो ये भक्त लोग हैं, जो ये संघ है, ये खुश हो रहे हैं कि बहुत लोग इससे परेशान होंगे। भैया प्याज आपके लिए भी महंगी है, हमारे लिए भी महंगी हुई है, पेट्रोल आपके लिए भी महंगा है, हमारे लिए भी महंगा हुआ है। तो अगर लोग कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ सड़कों पे आए, तो मुसलमान तो अगर उसकी बात होती सिर्फ, तो आप ऐसे मुद्दे देख लीजिए 370 और मस्जिद का मामला, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब मुसलमान नहीं आया सड़कों पे। जब संविधान पे हमला हुआ और इस देश का नागरिक होने की जो हमारा हक बनता है, तो हमें रोड पे आना पड़ा। शहरियत कानून के खिलाफ जामिया के तलबा के एहतजाज के दौरान एहतजाज के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। जामिया कैंपस में आज मुसव्विर और दीगर फनकार अपने फन के जरिए एहतजाज जाहिर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मौके का जायजा लिया और फनकारों से गुफ्तगू की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के जरिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ जो विरोध शुरू हुआ था, आज उसको अलग तरीके से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि आज आर्टिस्ट अपना विरोध जताने के लिए आए हैं। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से वो पेंटिंग्स बना रहे हैं। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग है, जामिया कैंपस का ही एरिया है, लेकिन उस पर पूरे रोड पर ये तमाम प्रोटेस्ट करने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने अंदाज में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग अंदाज में चीज़ों को बनाया जा रहा है। आप क्या बना रहे हैं, बताएंगे? हमारा ये है जो भी अब एनआरसी वगैरह पे जो चल रहा है उसी के ऊपर हम बना रहे हैं कि हम अपने आर्ट के थ्रू हम दिखाना चाह रहे हैं ये सब चीज़ें। तो आर्ट के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि एससीए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर
जिस तरह की चीजें चल रही हैं उस पर अपना विरोध जताने के। देखिए आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से एक डेविल बनाया गया है और उसके मुंह में शायद बुक है जिसको वो डेविल ने पकड़ रखा है। ये क्या है, क्या किस चीज का मैसेज है, ये बताइए। दिस इज द मैसेज ऑफ क्रशिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दैट वी ऑल आर इक्वल, वो चीज़ इसमें दिखाया गया है कि इस चीज़ को क्रश किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसमें डेविल की आंखें लाल हैं और ऊपर भी कलर दिखाया गया है, उससे क्या वो क्या है? स्कल दिखाने की कोशिश कर रही है उसमें। अच्छा, हाँ, तो कि इट्स नॉट गुड वैसे करके दिखाने के लिए। तो ये अच्छा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डेविल के मुंह में है, इस तरह की हमारा दिखाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ जिस तरह से और भी अलग अलग अंदाज में चीज़ों को बनाने की कोशिश की गई है, ये सब चीज़ें तैयार की जा रही हैं। आप लोग आर्टिस्ट हैं, क्या बना रहे हैं, ये क्या है, ये थोड़ा बताइएगा। क्या ये हम अमित शाह और मोदी जी को मिरर दिखा रहे हैं, जो कि उनको पता नहीं है। और अमित शाह बोलते हैं अपने हर बात पे, ये मेरी बातें एक पत्थर की लकीर होती है ना। तो वही पत्थर को हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, वो उसको तोड़ रहे हैं कि मिटेगी नहीं तो पत्थर टूटेगा। अच्छा, बदलाव के लिए कुछ होगा। मतलब ये जो है ये बड़ा सा एक पत्थर है, स्टोन है, यानी पत्थर की लकीर जो बात कह दी वो है। और ये भीमराव अंबेडकर जो नीले कलर में है और ये उनका हैमर हथौड़ा है, तो उससे वो इसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। सीधे तौर पर सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सीधे तौर पर यही कहना चाहेंगे कि ये जो बिल है इसे वापस लिया जाए। बिल्कुल, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए आपका ये क्या बना रहे हैं आप? मैं यहाँ पे देखिए आरएसएस का यहाँ पे दिए हुए हैं बंदे, और ये पॉलिटिशियंस है हमारे जो गए यहाँ पे सारे एनआरसी और एनपीआर के सारे पेपर्स और कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर्स सारे खाती हुई जा रही है। और यहाँ पे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे सब बैनर पकड़े खड़े हैं और वो सब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गाय यहाँ पे लेके जा रही है। तो ये पूरा प्रोटेस्ट है जो आप देख सकते हैं कि अलग अंदाज में सीएए और एनआरसी को लेकर के अपना दिखाने की कोशिश की गई है। और ये कहने की कोशिश की गई है सरकार से कि सरकार उनकी बात सुने, एनआरसी और सीएए और एनपीआर जैसी चीज़ों में भेदभाव ना करे। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। फैज अहमद फैज की नज़्म लाजिम है कि हम भी देखेंगे इस वक्त तनाज़े में घिरी हुई है। आईआईटी कानपुर इस बात की जांच कर रहा है कि आया ये नज़्म हिंदू मुखालिफ है या नहीं। इस मामले पर नगमा निगार जावेद अख्तर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मज़हक़ खेज़ है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। नज़्म पाकिस्तान के फौजी जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ लिखी गई थी। फैज अहमद फैज पर पाकिस्तान मुखालिफ होने के इल्जामात लगे थे। जिस आदमी ने ये दुख दिखाया था कि ये मुल्क के टुकड़े कैसे हो गए, उस पे पोएम लिखी थी, उसके बारे में ऐसी बात करना, वो आदमी जो कि अपनी जिंदगी के जो उतने साल पाकिस्तान के हैं उनमें से आधे बरस तो मुल्क से बाहर गुजारे इसलिए कि वो मुल्क में रह नहीं सकता, जिसको एंटी पाकिस्तान कहने लगे तो लोग, होता क्या है आजकल यहाँ एंटी इंडिया कहते हैं। जहाँ अपने फंडामेंटलिज्म के खिलाफ बात की, जहाँ अपने तंग नजरी और नफरत के खिलाफ बात की, तो कहते तुम देश के खिलाफ हो। वही उसके साथ हुआ कि वो बरसों तक तो पाकिस्तान से बाहर रहा। और ये पोएम जिसका जिक्र आजकल हो रहा है, ये पोएम लिखी थी फैज ने ज़ियाउल हक की सरकार के खिलाफ, जो कि फिर वही कम्युनल और रिग्रेसिव और फंडामेंटलिस्ट सरकार थी। यानी पाकिस्तान में भी जो रिग्रेसिव कहलाए और फंडामेंटलिस्ट कहलाए तो वो कितना फंडामेंटलिस्ट होगा आप सोचिए। उसके खिलाफ ये पोएम लिखी थी। उसमें किसी ने एक वर्ड पॉइंट आउट भी किया है कि साहब इसके क्या मतलब है, गूंजेगा अनल हक का नारा। ये अनल हक का मतलब क्या है? अनल हक का मतलब है अहम ब्रह्म। ये इस्लामिक थॉट नहीं है, ये सूफीज ने शुरू किया था। अनल हक जो अद्वैत की फिलॉसफी है कि क्रिएशन और क्रिएटर अलग नहीं है, सब एक है। जो इंसान है या जो कुछ है वो गॉड का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक रूप है, इसलिए कि दो चीजें ही नहीं है, सब एक।
ये इस्लामिक थॉट नहीं है। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में गॉड जो है वो एक मास्टर है, मालिक है, एक हाकिम है और इंसान रियाया है, जनता है, वो उसके दरबार में है, वो उसकी हुकूमत में है और ये उसको देख रहा है, उसके बारे में फैसला करेगा और या तो उसे जन्नत भेजेगा, दोज़ख, हेल, हेवन, जो भी। लेकिन ये और वो एक नहीं है, क्रिएटर और क्रिएशन एक नहीं। ये फिलॉसफी जो है ये वैदिक फिलॉसफी है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक, जो सूफीज ने भी ली हुई है। अनल हक का नारा सूफी लगाते थे फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, ट्रेडिशनल रिग्रेसिव रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ। और सरमद नाम का एक फकीर था इसी दिल्ली में जो अनल हक का नारा लगाता था और अनल हक के नारे की वजह से उसकी गर्दन किसने कटवाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब अनल हक के नारे के खिलाफ था। वो कहता था ये इस्लाम के खिलाफ नारा, इसमें तो तुम कह रहे हो कि तुम और खुदा अलग नहीं हो। तो अभी आप समझिए कि फिर औरंगजेब उसके खिलाफ हो गए। इस नारे की वजह से एक सूफी की गर्दन औरंगजेब ने कटवाई थी। तो आज जो लोग अनल हक के खिलाफ बोल रहे हैं वो औरंगजेब की तरफ से बोल रहे हैं। यही तो उसके विचार थे, यही उसकी थॉट थी कि अनल हक ये कैसे कह रहा है। ये इसको ये कहना कि हिंदुओं के खिलाफ, इसके ऊपर तो इल्जाम ये रहा है अनल हक के ऊपर कि ये तो हिंदू फिलॉसफी है। अब ऐसे जाहिलों से, ऐसे बेवकूफों से कैसे बात की जाए? तरकीब बताइए। मेरठ तशद्दुद से मुतल्लिक़ खुफिया महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरठ पुलिस के कुछ एहलकारों को तशद्दुद के मंसूबे की खबर थी, लेकिन इसके बावजूद आला अफसरान को उन्होंने जानकारी नहीं दी। मेरठ में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद में 5 लोग मारे गए थे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने PFI के हवाले से कहा है कि कोई भी तंजीम अगर मुल्क मुखालिफ पॉलिसियों का साथ दे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से यूपी सरकार ने PFI की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े किए, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जांच के आदेश दिए हैं, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ जो भी संगठन अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, विघटनकारी गतिविधियों में किसी भी रूप में शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी राज्य सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या कोई भी राज्य सरकार, अगर अपने आकलन के आधार पर ये कहती है और ये कोई सूचना देती है या कोई रिपोर्ट देती है कि अमुक संगठन न केवल उसके राज्य के या समाज के सौहार्द के लिए नुकसानदेह है बल्कि देश की एकता और मजबूती के लिए भी नुकसानदेह है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसके साथ साथ बात करें सर, जिस तरह से मैं गोरखपुर में बच्चों की मौत हुई, उसके बाद कांग्रेस काफ़ी सक्रिय हो गई। बिहार में चमकी बुखार से मौत के बाद भी कांग्रेस काफ़ी सक्रिय हो गई थी। कोटा में जिस तरह से बच्चों की मौत हो रही है, वहाँ पर भी कैसे देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और इस तरह से गैर जिम्मेदारी की वजह से बच्चों की मौत हो और सरकार, जो राज्य की सरकार है, वो असंवेदनशील तरीके से उसको डील करे, ये उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है। राज्य सरकार को चाहिए कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कार्रवाई तो करे ही, उसकी जिम्मेदारी तो सुनिश्चित करे ही, साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था करे कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसमें कांग्रेस लीडरान के साथ कांग्रेस के कई कारकुन भी शामिल हुए। इस मौके पर बढ़ती महंगाई के लिए मरकजी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों को जिम्मेदार बताया गया। भोपाल में CAA, NRC और NPR के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तलबा का सत्याग्रह जारी है। भोपाल इकबाल मैदान में जारी सत्याग्रह में बड़ी तादाद में आज खवातीन ने शिरकत की और शहरी तरमीमी कानून को मुल्क के आईन के मुखालिफ करार देते हुए इसे हिंदुस्तान के बाशिंदों के बीच मनाफरत पैदा करने वाला करार दिया। भोपाल में CAA, NRC और NPR के खिलाफ जारी सत्याग्रह और उसमें शामिल खवातीन से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। CAA, NRC और NPR को लेकर भोपाल में कल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए
सत्याग्रह शुरू हुआ है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि भोपाल इकबाल मैदान में शुरू हुआ है, जहाँ पर कल तक मर्द यहाँ पर मौजूद थे, आज यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि किस मामले को लेकर आप एहतजाज कर रहे हैं। जी, ये हमारा जो है आक्रोश एनआरसी को लेकर है, कैब को लेकर है। हम लोगों को हमारे ही देश में, हमारे ही मुल्क में क्यों ऐसा लग रहा है कि पहरा डाल दिया जा रहा है? क्यों ये हमारा मुल्क हमें आज अपना नहीं लग रहा है? क्यों इसके लिए हमारे सारे मुसलमानों ने दी है, सारी के सारे मुसलमानों ने जो आप बलिदान दिया है उसको सब के सब आज क्यों भूल गए? आज क्या मोदी जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस देश को बनाने में मुसलमानों का क्या हाथ है? क्या वो सारे का सारा इतिहास मिटाने पे तुले हुए हैं तो ये भी भूल गए कि इंसानियत क्या है? मुसलमान और हिंदुओं में फ़र्क पैदा कर रहे हैं, लोगों के दिलों में इतनी बुराई डाल रहे हैं, फिर ऊपर से पूछ रहे हैं कि एनआरसी से आपको क्या दिक्कत है? अरे साहब, आप पिंजरे में किसी को डाल दे रहे हैं और उसका खाना पानी भी बंद कर दे रहे हैं, और फिर उसके बावजूद आप पूछ रहे हैं कि एनआरसी से आपको दिक्कत क्या है? आज हम बहनें जो हमेशा अपने घर की जीनत है, आज हम बाहर आए, इसलिए आए हम बाहर क्योंकि आज हमारे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें मजबूर कर दिया गया हमारी दहलीज़ों को छोड़कर बाहर आने के लिए। इस चीज़ पे हमारा आपको मजबूर कर दिया गया, इसलिए आप लोग घर छोड़कर यहाँ पर आए। जी हाँ, मजबूर होकर घर छोड़कर आए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम उठ गए हैं। अब हम कभी नहीं बैठेंगे, हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ेंगे, मर्दों के साथ लड़ेंगे, उनसे कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। कदम पीछे नहीं हटाएंगे, कदम इंशाअल्लाह बिल्कुल पीछे नहीं हटाएंगे, और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हम वो भूल गए कि हमारी भी इसके अंदर शहादत थी, हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं, हमको इसी के अंदर रहना है और हमको सबको साथ मिलकर चलाना है। उनका ये नहीं है देश, हमें इसके खिलाफ पूरा खड़ा होना है और इन्हें वापस लेना है। बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा। ये कुछ और लोग जिनसे जानते हैं कि यहाँ पर आप किस लिए आई हैं? जो ये नई सरकार आई है, जो ये नया कानून लेकर आई है, वो सब पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है। ये इसको वापस लेना ही होगा, वापस लेना पड़ेगा। और जब हमें नागरिक नहीं मान रहे, हमें नागरिकता होने का प्रूफ देना पड़ रहा है, तो इन्होंने हमसे वोटिंग क्यों करवाई? क्यों वोट मांगे हमसे? जो आज प्रधानमंत्री बनकर बैठे, क्यों बने? जब हमने वोट दिए तभी तो बने। नहीं, आपने वोट दिया है, आपका हक छीने जाने की कोशिश बची। इस बात की खुशी है आज सब हिंदू मुसलमान सब मिलके साथ हमारे लड़ रहे हैं, और हमें बिल्कुल जैसे आज़ादी के वक्त लोग लड़े थे इस टाइप का लग रहा है कि बिल्कुल, और हम बिल्कुल लड़ेंगे और घर से निकलेंगे चाहे हमें अपनी जान देना पड़े। इस तरह से नाज़रीन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ख़वातीन आई उनका अपना जो मुतालबा है कि ये जो कानून, शरीयत कानून जो है, ये कानून हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। इसलिए वो ख़वातीन जो घर की जीनत है, जो घर की दहलीज़ के बाहर कभी कदम नहीं रखती थी, आज अपने मुतालबात को लेकर यहाँ पर सत्याग्रह में शामिल हुई हैं, और इनका सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती है। कैमरामैन शेख अफजल के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल के सालाना ख़वातीन इज्तिमा की तैयारियां शुरू करने के बाद उसे मुलतवी कर दिया गया है। 20वीं सालाना ख़वातीन इज्तिमा की तैयारियां जमात इस्लामी हिंद ने शुरू कर दी थी, लेकिन मौसम की खराबी, घने कोहरे और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के सबब मुंतज़मीन ने ख़वातीन इज्तिमा को मुलतवी करने का फैसला किया है। तैयारियां शुरू करने के बाद इज्तिमा को क्यों मुलतवी किया गया, इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ने जमात इस्लामी हिंद के मकामी नाजिम से खास बातचीत की। भोपाल का ख़वातीन इज्तिमा, सालाना ख़वातीन इज्तिमा जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुल्क के हालात को देखते हुए उससे मुलतवी कर दिया गया है। बीच में ख़वातीन इज्तिमा को लेकर ऐसे हालात क्या पैदा हुए, इस पर बातचीत करने के लिए जमात इस्लामी के नाज़िम शहर हिफ्ज़ान अहमद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं, हिफ्ज़ान साहब, जब आप लोगों ने तैयारी शुरू करी तो ऐसा क्या हुआ कि उसको मुलतवी कर दिया? दरअसल आपके और हमारे सबके सामने मुल्क के हालात हैं, और जगह जगह इस वक्त जो एहतजाजात हो रहे हैं, और ये जो नाइंसाफ़ी का जो बिल है जो लाया जा रहा है, उसमें आवाम में बेचैनी है, तमाम हिंदुस्तान उठा हुआ है, और इसमें भोपाल के बाहर से भी कुछ ख़वातीन आना थी और वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए इसको फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और इंशाल्लाह हम जनवरी के या फरवरी के किसी मौके के ऊपर इंशाल्लाह रखेंगे इसको। अभी डिसाइड नहीं किए फाइनल डेट्स इंशाल्लाह, और जैसे ही हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह हम इसको डिसाइड करके और तय कर लेंगे इंशाल्लाह। ख़वातीन इज्तिमा होगा, बस हालात पर मुनसिर है कि हालात जब साजगार होंगे तभी होगा। तो इसमें मकसद क्या था इज्तिमा की इनेकाद का? जी इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर हो ख़वातीन का इज्तिमा रहेगा, जिस तरह हर साल होता है, और हर साल भी हम उसी एतबार से हम ख़वातीन को बुलाते हैं और हज़ारों ख़वातीन आती हैं। हमारा मकसद यही होता है कि
तमाम उम्मत की जो ख़वातीन हैं वो कुरान और हदीस के अहकामात को सुने, समझें, इस्लामी तालीमात को जानें और उनकी अपनी ज़िंदगियों के अंदर से वो जो गैर मतलूब चीज़ें हैं वो निकाली जाएँ, अच्छे आदात डाले जाएँ और मुल्क और कौम की सलाह और फलाह के लिए काम करें इंशाअल्लाह। जी हम देखते हैं कि जो ख़वातीन इज्तिमा है, इज्तिमा के हालात को देखते हुए, क्योंकि इस इज्तिमा में सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश की ख़वातीन नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ख़वातीन की शिरकत होती थी। 20वें ख़वातीन इज्तिमा को लेकर तैयारियां शुरू भी हो गई थी, लेकिन जिस तरह से जो है CAA, NRC और NPR को लेकर मुल्क के तमाम शहरों की बात करें जो एहतजाज हो रहा है, ट्रेनों का सफ़र मुतासिर हो रहा है, उसको देखते हुए जो है इंतज़ामिया ने इसको मुलतवी किया है और अगर इस महीने के आखिर तक या अगले महीने तक जो हालात साजगार होते हैं तो ख़वातीन इज्तिमा का इनेकाद फिर से होगा। कैमरामैन किलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मजलिस इकबाल और मध्य प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। अनवर जलालपुरी हयात खिदमात के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ दानिश्वरों ने शिरकत की। दानिश्वरों ने जहां अनवर जलालपुरी की तालीमी तहरीक पर रोशनी डाली, वहीं उन्होंने अनवर जलालपुरी की गीता और कुरान पाक पर किए गए उनके तर्जुमे को उर्दू और हिंदी के अदब के बीच एक ब्रिज से ताबीर किया। हमें बड़ी खुशी है कि वो सिर्फ उर्दू की यानी एक ही ज़बान के होकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हिंदी, संस्कृत वगैरह से भी इस्तेफ़ादा किया और इस तरह से वो जो हिंदी सरमाया जो क्लासिकल सरमाया संस्कृत का भी था वो उर्दू में मुंतकिल किया ताकि उर्दू का दामन वसी हो और लोग जान सकें कि हमारी हिंदुस्तानी माशरत, हिंदुस्तानी तहज़ीब कहाँ कहाँ से इसके सोते फूटे। तो इस एतबार से ये उनका बड़ा कारनामा है। उन्होंने गीता का तर्जुमा किया, दूसरी ओर मजहबी किताबों का भी तर्जुमा किया जो दरअसल तहज़ीब और सकाफ़त की नुमाइंदगी करती हैं। बहुत अहम आदमी थे, लेकिन हमारी चीज़ भी बड़ी अजीब है। इधर देखा जाए तो 40 साल 50 के अंदर वो खेप जो चली गई, जो नसूर वायदी और ये लोग थे, उसके बाद जो लोग आए तो उनको अदब इस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, या जो सक़ा हजरात हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यहाँ वहाँ, उन्होंने मुशायरे के में जो नादिम हों चाहे शायर हों उनको पता नहीं क्यों दूसरे दर्जे पे रख दिया, जबकि अनवर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे जो 69 में गालिब सदी के मौक़े पर गालिब स्कूल और गालिब कॉलेज खोले। वो यकीनन कितना होगा, और फिर उसके अलावा उनका जो तमाम ट्रांसलेशन या जो उनकी मंजूम तख्लीक़ात हैं अदब के हवाले से वो इंतहाई अहम है, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। ये MHK जो है बेसिकली टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़बान की तरफ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दें और अपने बच्चों को आगाह कराएं उन राइटर्स से जो कि वेल नोन है और शुआरा हज़रात जो वेल नोन है उनसे भी, ताकि बच्चे सीखें, अपने हमारी तहज़ीब से वाकिफ़ रहें। इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। टेक्निकल प्रोग्राम्स के अलावा हम ये उर्दू के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिसमें कई जगह कई बार तनकीद भी होती है कि अरे साहब आप तो टेक्निकल लोग हो, आपको इससे क्या। लेकिन हमने तो ये तय कर रखा है कि हम साल में तकरीबन 150-200 प्रोग्राम ज़रूर करेंगे कि लोगों को इससे मालूम हो कि कौन हमारे बुज़ुर्ग थे और उनका क्या था। असल वजह क्या है कि नई तालीमी पॉलिसी में तारीख़, जोग्राफिया और सिविक्स जो है उसको अलग कर दिया गया है। वो अब उसका ऐसा वैसा हिस्सा नहीं है जैसे कि हमने पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में 12वीं तक पढ़ा था। तो हमें ना तो सिविक सेंस है, ना हमें तारीख़ के सही नाम मालूम है, ना हमें मालूम कि हमारे मुल्क में कितने शहर हैं और कितनी नदियाँ हैं और कहाँ हैं। ये सब जो है ख़त्म हो गया है। तो इस सब को बड़ा बनाए रखने के लिए ये सारे प्रोग्राम करते हैं। इसमें हम तलबा को भी स्टेज पे खड़ा करते हैं कि वो बताएं, वो बोलें, ताकि इस आने वाली दुनिया में वो मुकाबला कर सकें, चीज़ें उन्हें मालूम हों और वो बोलने की हिम्मत हो उनके अंदर। यौम जमहूरिया की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार परेड में 22 झांकियां दिखाई देंगी, लेकिन उनमें मगरबी बंगाल की झांकी नजर नहीं आएगी। सिलेक्शन कमेटी ने मगरबी बंगाल की झांकी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मगरबी बंगाल की झांकी की तजवीज़ पर दूसरे दौर की मीटिंग के बाद गौर नहीं किया गया। माहिरीन की कमेटी के पास 55 झांकियों की तजवीज़ आई थी,
मुख्तलिफ दौर की मीटिंग के बाद 22 झांकियों की तजवीज़ को हरी झंडी दिखाई गई। ये झांकियां 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और 6 मरकजी वजारतों की तरफ से होंगी। झांकियों को थीम, कॉन्सेप्ट, डिजाइन और विजुअल इम्पैक्ट की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाता है। यौम जमहूरिया की तक़रीबात के ताल्लुक से तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में ITBP के जवान मशक कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं राजपथ पर इस मनमोहक दृश्य को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी चल रही है। यहाँ पे जो ITBP के जवान हैं वह अभ्यास कर रहे हैं ताकि 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड हो वो बेहतरीन तरीके से किया जाए। क्योंकि अगर बात किया जाए तो भारत में जो 26 जनवरी के दिन परेड होता है, इसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया में होती है। राजपथ पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के लोग भी इस परेड को देखने पहुंचते हैं, क्योंकि इस देश के जो वीर जवान हैं उस दिन जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, जो अपनी बहादुरी दिखाते हैं, उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। और यही वजह है कि करीब 1 महीना पहले इस परेड की तैयारी को शुरू कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस मनमोहक दृश्य को कि किस तरह से लोग परेड में जुड़े हुए हैं। पूरी तरह से बैंड के साथ अभी का अभ्यास शुरू हो गया है। लगातार यह अभ्यास 1 महीने तक चलता है। उसके बाद जो है ये लोग परेड में शामिल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ITBP के जो जवान आ रहे हैं, किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से कदम ताल मिलाते हुए परेड करते हुए यह लोग पूरी तरह से आ रहे हैं। अनुशासन का अगर परिचय देना हो तो कोई। बुलेटिन में इतना ही।